नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा। व्यूअर्स आपके साथ बातें करते हैं खुल्लम खुल्ला, वो बताते हैं जो आपको कोई और नहीं बताता है। आज बात करेंगे हम राहुल गांधी की। रोज होती है, हर जगह होती है, आज यहाँ हर बात अलग होती है। आज सवाल यह है कि राहुल गांधी ने जो कुछ कमाया, जो पॉलिटिकल कैपिटल कमाई, महीनों महीनों में पूरा हिंदुस्तान नाप दिया उन्होंने, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब कुछ। उसके बाद चुनाव हुआ, चुनाव में भी फायदा हुआ, लेकिन वो सब कुछ क्या 3 दिन में बराबर कर दिया? और किसी ने नहीं, खुद उन्होंने ही। अभी अमेरिका के दौरे पर गए थे, हर दिन हर मीटिंग हर भाषण उनका विवाद हो गया। कभी सिखों पर बोल गए, कभी ऐसे लोगों से मुलाकात कर ली जो कि पाकिस्तान परस्त हैं खुल करके, कभी आरक्षण पर कुछ बोल के घिर गए और आरक्षण पर ऐसी बात बोल गए जिसको इल्ज़ाम उन्होंने दूसरों पर लगाया था और उसका फायदा उनको मिला था। और अब बीजेपी वाले उन पर उनको लेकर घमासान किए हुए हैं। तो क्या राहुल गांधी का जो चढ़ता ग्राफ था उस पर खुद उन्होंने ही अड़ंगा लगाया और खुद वहां से अब नीचे आना शुरू हो गए? यानी राहुल गांधी के का डाउनफॉल क्या वो शुरू हो चुका है? इसकी चर्चा हम लोग आज करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आपको मिलवा दूं। आज रोहन गुप्ता जी हमारे साथ आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और कांग्रेस पार्टी में रह चुके हैं कई बरस। रोहन जी, बहुत स्वागत आपका। प्रदीप सिंह जी रोज की तरह हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत आपका भी। अनंत विजय साहब आए हैं प्रोग्राम में आज। अनंत जी, बहुत स्वागत। आप आते हैं तो मेरा इतना दिल खुश हो जाता है ना, क्या जोड़ी जम जाती है ना थोड़ी सी, कोई तो एक मतलब रंगीन। शुरुआत का रिवायती शेर कह देते हैं सर कि लहजों में बदजुबानी चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, लहजों में बदजुबानी चेहरों पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हैं दूसरों का हिसाब लिए फिरते हैं। फिट होता है सर राहुल गांधी? तो पहले आज शुरुआत इनसे करें, हॉट सीट पर आज रोहन जी हैं। क्या हो गया आपके पुराने बॉस को? देखिए, वो पुराने बॉस के जो दरबारी हैं, मैं आपके वहाँ पे ये वर्ड मैंने ईजाद किया था, ये सब दरबारियों का कमाल है। वो जो लिख के देते हैं वो वहाँ जाके उस स्क्रिप्ट के ऊपर काम होता है। और इसको आप गलती मत समझिए। देखिए, इसके पीछे बड़ी सोच है। जैसे वहाँ पे सैम पित्रोडा आप जानते हैं, आपको मालूम है 2019 में उन्होंने कहा था जो हुआ सो हुआ, वो भी एक स्टेटमेंट उन्हीं का था। फिर 2024 में भी उन्होंने कई स्टेटमेंट दिए जिस प्रकार से बोले देश में ये चाइनीज ही है, फिर उनको हटाया गया, वापस उनको लाया गया। यूएस में जो भी मीटिंग्स होती है उसका पूरा कोऑर्डिनेशन सैम पित्रोडा और उनकी टीम जो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस है वो करते हैं। किसको मिलना है, कब मिलना है, क्या बोलना है, सब कुछ। तो ये मत समझिए कि ये गलती हो गई या ऐसे ही निकल गया। इसके पीछे जो मैं मानसिकता की बात करता हूँ हमेशा से, कि जैसे उमर इल्हान को मिलना, आप ये समझ रहे हैं कि कोई एलओपी को कोई मिलने आएगा, उसका लिस्ट नहीं बनता होगा, उसका बैकग्राउंड नहीं चेक होता होगा, उसने क्या कहा। और पहले भी आपने देखी ये सब कंट्रोवर्सी हुई है। जब राहुल गांधी किसी को मिले हैं तो आप ये मत समझिए कि ऐसे ही हुआ है। उसमें एक मैसेजिंग देने की बात है कि अगर इल्हान उमर को मिलते हैं, उन्होंने हमेशा यहाँ पे माइनॉरिटी के एट्रोसिटी या सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ बातें की हैं। पीओके में जाके इमरान खान को मिले हैं, उस व्यक्ति को मिलना आप उसको गलती नहीं कह सकते। जानबूझकर उनका सिलेक्शन हुआ था कि इनसे मिलेंगे, उनको पता था कि इस पर विवाद होगा। एक मैसेज देने की बात है, जो तुष्टीकरण। मैं इतने साल रहा, देखिए आपके शो पे मैं हमेशा बेबाकी से बात करता हूँ, ईमानदारी से उस पार्टी के लिए काम किया। कभी भी कोई आदमी जब छोड़ता है इतने साल, उसके पीछे बहुत बड़े रीजन होते हैं। छोटे रीजन के कारण कोई लालच से नहीं छोड़ता है। जब आप मालूम है कि जो मुख्य विचारधारा थी कांग्रेस पार्टी की, कि नहीं चलो आप बोलते हैं कि सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं, या मे बी लेफ्ट सेंटर, लेफ्ट या लेफ्ट टू सेंटर, जो भी बोलते हैं, आप उसको पूरी तरह से करके आप लेफ्टिस्ट हो गए। आपकी हर चीज में ये होता है कि नहीं किस प्रकार से तुष्टीकरण करे या कोई नाराज ना हो जाए। ये जो मानसिकता है, किसी को अच्छा लगाना है, ये मानसिकता मैं सालों से इसमें देख रहा हूं। और उसके पीछे वही लोग जो हैं, जो मैंने आपको एडवाइजर के तौर पे, यही उनकी एडवाइस है। मुझे एक चीज बताइए, और एक वाकया जो हम लोग यहाँ पे याद रखना चाहिए, कि एक टीवी चैनल के पत्रकार जिनको रोका गया कि भाई आप बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर हुआ उसके ऊपर आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं, क्यों? अगर गाजा में जो हुआ गलत था, उसके ऊपर आपने ट्वीट किया, बाकायदा आपने कहा कि ये मानव अधिकार हनन की बातें नहीं होना चाहिए, तो आपको क्या चीज देखती है कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ उसके ऊपर आप खिलाफ मत बोली? ये भी कोई, ये जब तक ये चीज सोच के आप नहीं कर सकते स्ट्रेटेजी, एक एक करके रोहन जी बात करता हूं। जैसे आपने कहा राहुल गांधी ने वहां जो किया है, जिससे भी मिले, सब स्क्रिप्टेड था, 100% डिसाइडेड था पहले से। अच्छा, इट इज नॉट अ मिस्टेक। चलिए इल्हान उमर वाली बात कर लेते हैं। एग्जैक्टली। जो आदमी, जो महिला कहती है कि पीओके कश्मीर पाकिस्तान का होना चाहिए, जो भारत सरकार के खिलाफ रेजोल्यूशन लाने की बात करती है, उससे मिलकर राहुल गांधी को क्या फायदा है? मैं आपको वही कह रहा हूं। देखिए मैसेज क्या है, इल्हान उमर आप हम देखते हैं कि देश के खिलाफ है, बिल्कुल है। वो क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी अधिकार के साथ में। देखिए दोनों वही चीज है, वो मान के चल रहे हैं। अच्छा हाँ, एग्जैक्टली। मेरे साथ ये दिखेगी, ये पाकिस्तान की बात करती है तो देश का मुसलमान खुश हो जाएगा। नहीं, वहां पे उसने बोला कि नहीं, मुसलमानों के अधिकारों की बात की इसलिए देश का मुसलमान खुश हो जाएगा।
उस प्रोसेस में ये नहीं देख रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई थी या पीओके में खड़ी, ये जो डिवाइडिंग लाइन है सिखों पे जो बोल गए उसके में भी वही है, उसमें भी डिवाइड एंड रूल की बात है, किस प्रकार से जो हिंदू है सिख में अंदर गैप क्रिएट किया जाए। आज सिखों की जो बात की, अब पूरा देश जानता है कि ये चीज जो हकीकत नहीं है, पर एक एग्जाम्पल देने की बात की, नहीं माइनॉरिटीज में सिर्फ मुसलमानों का नाम लेंगे तो ऐसा होगा, तो सिख का एग्जाम्पल दे दिया उन्होंने। वहां पे भी उनको डिवाइड तो करना ही था, पर वहां पे वो फंस गए जब पन्नू ने बोल दिया कि नहीं हम जो इनकी स्टेटमेंट के साथ में इतनी बड़ी देश के खिलाफ। तो जब पन्नू ने बोल दिया सर, तो पन्नू तो भारत का डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, Exactly. तो उससे तो डिसोन करते खुद को कि हमारा इससे कोई मतलब नहीं। एग्जैक्टली कुछ तो स्टेटमेंट देते कि नहीं ये जो बोल रहा है हम इसके साथ नहीं करें, हमारा बोलने का ही एक्सप्लेनेशन तो बनता है, क्योंकि वो एलओपी है। देखिए कल तक एक पार्टी के नेता की तौर पे जा रहे थे, शायद कोई बोल जाए तो शायद आपका मार्जिन ऑफ एरर हो सकता है, बट एलओपी होने के बाद में इस स्टेटमेंट का अगर कोई टेररिस्ट मिसयूज करता है और उस पर अगर खामोशी होती है तो ये तो देश के कौन लिख रहा है राहुल गांधी की स्क्रिप्ट? वही पुराने लोग हैं दरबारी, वही बदले नहीं है अभी तक, वही लोग लिख रहे हैं। बाहर वो लिखते हैं, इंडिया में वो लिखते हैं। दोनों की स्क्रिप्ट का जो एजेंडा है वो एक ही है, लेफ्टिस्ट। जयराम जयराम राजा राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। तो कहने का मतलब है, कृपा है उनका। मतलब एक चीज है, दुख होता है, इतनी बड़ी पार्टी सालों से आप बोलते हैं कि आपने ये किया, आपका एजेंडा सर सब धर्म को, पर आप तुष्टीकरण के चलते चलते आप कहीं जा रहे हैं कि देश के जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है उसका कॉन्फिडेंस आप गंवा रहे हैं। अब सर इस पे तो कोई शक नहीं ना कि राहुल गांधी की चढ़ती कला वाली बात थी, राहुल गांधी का ग्राफ ऊपर जा रहा था। वाकई में इन 3 दिनों ने इतना डैमेज कर दिया उनको कि अब लोगों में कुछ लोग देखने लगे भी नहीं यार, ये तो यार सीधे सीधे नजर आ रहा है गलत कह रहे हैं राहुल गांधी जो कह रहे हैं। देखिए सरोज जी, ऐसा है 2024 लोकसभा चुनाव का जो नतीजा आया तो बहुत से लोगों को लग रहा था कि राहुल गांधी हैज अराइव्ड फाइनली। हाँ फाइनली, तो खुशी की लहर थी, खासतौर से एक इकोसिस्टम में, कि आखिरकार जो है उनको लग रहा था कि मोदी को गिरा दिया। हाँ, ये भावना ये राहुल गांधी ने मोदी को रोक दिया। हाँ, 99 सीट लेकर हम जीत गए, 240 वाला हार गया। हाँ। ये नैरेटिव बनाया गया। मेरी समझ में उस समय भी मुझे लग रहा था, आज मैं बिल्कुल एकदम उस पर जो है पक्के तौर पर कायम हूं कि ये बाढ़ का पानी था। एक झूठ का नैरेटिव आपने खड़ा किया तो झूठ के पांव नहीं होते, लेकिन गिरने में समय लगता है, तो समय लगा, वो झूठ गिर गया। दूसरी बात जो रोहन जी ने कही कि लेफ्टिस्ट एजेंडा है, देखिए लेफ्टिस्ट एजेंडा तो 2004 से शुरू हो गया था, जब एनएसी बना तो वो लेफ्ट का ही एजेंडा था। मैं तो उससे आगे की बात करना चाहता हूं। मुझे राहुल गांधी की इस यात्रा के बाद, खास तौर से उन्होंने सिखों के बारे में जो बोला और जिस तरह से पन्नू ने उनका समर्थन किया और उनका कोई जो है जवाब नहीं आया या कोई स्पष्टीकरण नहीं आया, पार्टी की ओर से नहीं आया कि नहीं भाई हमारा पन्नू से कोई लेना देना नहीं है, वो भारत सरकार ने उसको आतंकवादी घोषित कर रखा है, हम उसके साथ कैसे खड़े हो सकते हैं? बिल्कुल ठीक, आना चाहिए। तो सिखों का इश्यू हमारे लिए, हमारे दिल के करीब है, लेकिन हम पन्नून के साथ नहीं है। तो 16 अगस्त 1946 को जिन्ना ने कॉल दी थी डायरेक्ट एक्शन की। उससे पहले जो बयान था जिन्ना का, वो हम सब लोगों को याद रखना चाहिए। देखिए इतिहास को जो भूलते हैं वो इतिहास के कूड़ेदान में जाने के लिए अभिशप्त होते हैं। जिन्ना ने कहा आई वॉन्ट आइदर डिवाइडेड इंडिया और डिस्ट्रॉयड इंडिया। मुझे लगता है, मैं गलत हो सकता हूं, और गलत हो जाऊं तो बहुत अच्छी बात होगी, मुझे ही सबसे ज्यादा खुशी होगी। राहुल गांधी उसी रास्ते पर चल रहे हैं कि हमको सत्ता हासिल करनी है एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट। डिवाइड करके मिले, यूनाइट करके मिले, डिस्ट्रॉय करके मिले, जैसे भी मिले मिलनी चाहिए। अब ये बातें छोड़ दीजिए, केवल उनकी चीन को लेकर आप उनका स्टैंड देखिए, क्या कंसिस्टेंसी है। कोई मौका नहीं छोड़ते चीन की तारीफ करने का। अब आप देखिए एलओपी हैं, वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, अब तो विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं। एक छोटी सी बात, छोटी सी जानकारी जो गूगल करके आप बात कर रहे हैं, इतनी देर में आप निकाल सकते हैं। उन्होंने कहा चीन में बेरोजगारी घट रही है, भारत में बढ़ रही है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि पिछले 3 साल से लगातार चीन में बेरोजगारी बढ़ रही है और भारत में कम हो रही है। ये नहीं कहा वर्ल्ड बैंक ने, या कोई सरकार भी दावा नहीं कर सकती कि बेरोजगारी खत्म हो गई है। बेरोजगारी तो है ही,
बात होती है उसके बढ़ने या घटने की दर की। जैसे महंगाई खत्म नहीं होती है, महंगाई हमेशा रहेगी। सवाल ये होता है कि सरकार उसके बढ़ने की दर पर लगाम लगाने में सफल है या नहीं है। तो उससे सरकार के का जो कामकाज है उसका आकलन होता है। उसके अलावा आप देखिए चीन के को लेकर वो चीन ने कितने हजार मुसलमानों को जबरन जो है उनके साथ क्या क्या नहीं किया, धर्म परिवर्तन कराया। वो तो गजब है, दुनिया का कोई मुस्लिम मुल्क भी नहीं बोलता उस पे, पाकिस्तान भी नहीं कोई बोलता। नहीं बोलता है। तो दूसरे लोग डर के मारे नहीं बोलते हैं, राहुल गांधी को क्या डर है? और उस घटना को फिर से याद कीजिए, जब डोकलाम का मामला चल रहा था, ये रात को गए थे अंधेरे में मिलने चीनी एम्बेसडर से। लेकिन ये बात मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, उसके अगले दिन जो हुआ वो ज़्यादा महत्वपूर्ण। इन्होंने डिनाई किया, कांग्रेस पार्टी ने डिनाई किया, चीनी एम्बेसी ने उसको कंफर्म किया। तो अब आप सोचिए, अगर इस तरह से सोचना शुरू करें, अगर हम मान लें कि चीन के हिसाब से राहुल गांधी उनका एक एसेट है, तो आप अपने एसेट को क्यों एक्सपोज कर रहे हैं? ये सवाल भी मन में आता है। तो चीन का बड़ा स्पष्ट है कि भाई हमारी मदद चाहते हो तो खुल के आओ। तो मुझे जो है ज्ञानी जैल सिंह का जियाउल हक को कही गई एक बात याद आती है, ऐ कि में हो सकता है कि जनानी घूंघट भी काढ़े और आंख भी मारे। तो ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। नहीं, अब आप बीजेपी वाले भी कह रहे हैं राहुल गांधी जिन्ना की राह पर हैं, भी सर ने भी कहा। भाई राहुल गांधी के स्टेटमेंट्स को कैसे देखा जाए? मतलब चूक हो गई, मुंह से निकल गया, हो गया आवेश में आकर के या जोश में आकर के हो गया। वो कह रहे हैं नहीं, सबको एक एक चीज स्क्रिप्टेड है। देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता कि जोश में कुछ ऐसा बोल गए। ऐसा जोश वाला तो कोई मीटिंग थी नहीं वहाँ कि सभा हो, लाखों लोग हों, भीड़ तालियां बजा रही हो और राहुल गांधी ने जोश में आके कुछ कह दिया। ये तो बड़ी छोटी सी गैदरिंग थी, और क्यूरेटेड गैदरिंग जिसको कहते हैं वो थी। लोग ऐसे ही बैठाए गए थे जो सवाल करें, मतलब ये सब कुछ सेट था मामला। ऐसे में अच्छा, एक जो बात अभी आप लोग कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि एक अंतरधारा चल रही है, मुस्लिम, सिख, पन्नू, तो चीन, तो ये सब मिलके देखेंगे तो एक सर्कल बनता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राहुल गांधी देशद्रोही हैं या राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं वो, पर जो उनकी राजनीति है उसका लाभ इस देश के विरोधी उठा ले जा रहे हैं। जैसे पन्नू ने उठा लिया, वो तो राष्ट्र विरोधी है घोषित, उसमें किसी को कोई दो राय नहीं, कांग्रेस भी उसको राष्ट्र विरोधी ही मानती है। तो क्या एलओपी को, जो एक संवैधानिक पद नहीं है लेकिन फिर भी बहुत महत्वपूर्ण पद है, पर रहते हुए नेता को इस प्रकार के बयानों से बचना नहीं चाहिए? क्या इस प्रकार की घोषणा पत्र में चीजें डालने से एक पार्टी को बचना नहीं चाहिए जिसका लाभ आपका पड़ोसी दुश्मन देश उठा के और उसका रक्षा मंत्री ये कह दे कि हम तो चाहते हैं कि ऐसा हो जाए? मतलब एक ही पिच 370 पर हाँ, बोला जैसे 370 पर कल ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान है। सिर्फ बोला नहीं सर, पवन खेड़ा की साहब का वो जो ऑडियो है, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, पूरा चलाया पाकिस्तान के टीवी पर। वही मैं कह रहा हूं। तो ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो एक सर्कल बनता है, नहीं मेरा एक वैश्विक स्तर पर। सॉरी, आप इनसे सहमत हैं कि ये सब डिजाइंड है? हमें कोई किसी को लगता होगा कि भाई नहीं ये भूल चूक हो रही है, भूल चूक की गुंजाइश नहीं है। मैं थोड़ा सा शब्द बदल लेता हूं, भाव वही है। मैं कहता हूं ये क्यूरेटेड है, मैंने भी वही डिजाइंड में थोड़ा सा लगता है, थोड़ा नेगेटिविटी मैंने आता है। कहा कि प्लांट, जैसे इन्होंने कहा कि ये ऐसा नहीं है कि सोचे समझे बिना बोली गई चीज है। दिस इज एज पर द आइडियोलॉजी, दिस इज व्हाट द पार्टी बिलीव्स। देयर इज अ डिफरेंस। एक होता है कि दिखाने के लिए, नहीं, ये बात दिखावे की नहीं। एक जो मैसेज जो उन्होंने कहा या उनको मैंने जो कहा कि एक मैसेज क्या है कि ठीक है हम लोग जो है ये सरकार का विरोध कर रहे हैं, पर उस प्रोसेस में कहां पे रुकना चाहिए उसके लिए हम हर कुछ करेंगे। अगर देश के खिलाफ भी बात जा रही है तो भी कोई टेंशन नहीं, देखा जाएगा। चाइना की तारीफ करनी है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कहना कि चाइना में बेरोजगारी कम हो रही है, वो भी चलेगा। ये कहना कि यहाँ बांग्लादेश में जो उसके ऊपर नहीं करना है वो भी करो। आज ये कहना कि सिख धर्म के ऊपर ही हो रहा है क्योंकि सरकार के खिलाफ की बात है। तो यहाँ पे एलओपी को, क्योंकि एक बड़ा पद है, उनको रुकना पड़ेगा कि नहीं सरकार का विरोध करते डिसाइड करेंगे ना, नहीं हो सकता। अब कोई उनके हाथ पकड़ के थोड़ी रोके करेंगे अब इस तरह। मैं जो मानसिकता की बात कर रहा हूं कि जो एडवाइजर, जो लोग बैठते हैं, उनकी सोच सिंपल होती है कि किसी भी करके
सरकार को टारगेट करो, वो सही है गलत है। और एक एग्जांपल दे रहा हूं, हम 370 की बात करें, आज जब हम बैठे हैं 370 का पैमाना क्या था कि आज वहां पे शांति बहाल हुई या नहीं हुई। आज आप जो आंकड़ा है वहां पे जो टूरिज्म हो रहा है, आप देख रहे आंकड़ा निकाल के देख लीजिए। इस साल 1,08,00,000 लोग 6 महीने में गए हैं। 2 साल पहले पूरे साल का आंकड़ा 1,88,00,000 था। लास्ट ईयर ये आंकड़ा बढ़ के 2,01,00,000 हुआ, मतलब 15% की 3 साल में वहां पे जो रोजगार की वृद्धि हुई है। कोई भी डिसीजन का पैमाना क्या होगा, परफॉर्मेंस होगा। जब रिजल्ट ग्राउंड पे है, आप उस चीज का भी विरोध करेंगे और उस विरोध के साथ में आपका दुश्मन खड़ा रहेगा, तो देश की जनता कैसे उस नैरेटिव पे भरोसा तो ये बात राहुल जी को चुपती नहीं होगी जब बाद में पता लगा अच्छा पन्नू ने बोल दिया या ये पाकिस्तान ने उठा ली हमारी पार्टी की बात। और उसका कोई जवाब भी नहीं। आज सुनिए कि पाकिस्तान ने बोला या पन्नू ने बोला, आज दोनों चीज का कोई पार्टी खुलासा भी नहीं करी, एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे रही कि ठीक है अभी हमको क्या फर्क। ये एक्सप्लेनेशन देके और नहीं फंसना चाहिए। पार्टी तो ये जो आंकड़े हैं पर्यटकों के और ये सब, हम कहते हैं राहुल गांधी ने नहीं देखा या उनको जो बताया गया इसके उलट बताया गया। राहुल गांधी अपनी याददाश्त पर जोर डालें और बताएं कि कब उन्होंने जिस तरह से अभी भारत जोड़ो यात्रा के आखिर में जब जम्मू कश्मीर पहुंचे, अपनी बहन के साथ बर्फ का गोला बना के खेला था जम्मू कश्मीर में। सर राहुल उनके गृह मंत्री ने क्या बयान दिया, हाँ वो लाल किले आप बताइए क्या दिया, फहराने का, आप बताइए क्या बयान दिया। ये देखिए नहीं, हम लोग बीप करा देंगे उसको। फंसाने की कोशिश मत कीजिए। तो उससे आप अंदाजा लगाइए कि परिवर्तन कितना बड़ा हुआ है जिसको देखने के लिए तैयार नहीं। भाई एक ये होता है कि कंफ्यूजन है, आप जो कह रहे हैं उसमें भी कुछ सच्चाई है, दूसरा जो कह रहा है उसमें भी कुछ सच्चाई है। दोनों वहां जितना भी बदलाव हुआ होगा, राहुल गांधी से तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो तारीफ करें 370 के बाद। अच्छा ना करें तारीफ बोले ना करें, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तारीफ करें, पर आज उसके साथ जैसे एनसी के साथ उन्होंने गठबंधन किया। एनसी का मैनिफेस्टो क्लियर बोलता है कि हम पाकिस्तान से बातचीत चाह रहे हैं, उनके साथ ट्रेड होना चाहिए, एक हमको अलग झंडा चाहिए, ठीक है, 370 हम वापस लेके आएंगे, ये सारी चीजें एनसी। और आप प्रीपोल अलायंस कर रहे हैं, आप प्रीपोल अलायंस कर रहे हैं और फिर आप बोलते नहीं एनसी की, और वो क्लियरली बातें नहीं करेंगे 370 पर क्या रवैया है। आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो पर आपका रवैया स्पष्ट नहीं करते, आप क्या कहना चाहते हो। जनता समझती है, जम्मू कश्मीर की जनता, चुनाव बड़ा चुनाव है, आप उनके साथ जा रहे हो, उनका मैनिफेस्टो है, आपकी क्या सोच है। आपकी वो बोले ना बोले, वो जब आपने साथी चुन लिया तो फिर मैं वही कह रहा हूं, जो वो कह रहा है वही आप कह रहे हो, यही माना जाएगा उसमें नहीं। सर मैं तो कह रहा हूं जो ये सिखों वाली बात थी, राहुल गांधी जी, उनकी पार्टी बार बार याद दिलाती है कि उनके परिवार में शहादतें हुई हैं। आपकी दादी जी की शहादत किसने हुई थी, किसने माना था, सब जानते हैं। वो पाकिस्तान जो, वो माफ कीजिएगा, पंजाब जो जला, जो कुछ हुआ, राहुल गांधी उसको भूल गए, ऐसा तो नहीं हो सकता। उनको क्यों नहीं ये कहते हुए उनको लगा कि ये जो मैं बोल रहा हूं इसका क्या असर हो सकता है, सिख सेंटिमेंट में इसका कौन लोग फायदा उठा सकते हैं। मुझे लगता है कि आप यू आर एक्सपेक्टिंग टू मच, आप बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं राहुल जी से। मैं मैच्योर आदमी की बात कर रहा हूं जो 20 साल से सांसद है, आज देश का एलओपी है। ये आपके सोच का मैं सम्मान करता हूं सर, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि आप गलत सोच रहे हो, पर मुझे लगता है कि राहुल जी से इतनी महीन चीजें सोचना, समझना, उनसे अपेक्षा करना, ये सब व्यर्थ है। मुझे लगता है कि जो सिखों वाली बात कही ना, बड़ी खतरनाक बात है। एग्जैक्टली। मैं और इस देश में पहले इसी नैरेटिव ने हिंदुओं और सिखों को अलग किया। क्योंकि हिंदू और सिख दोनों एक थे पहले। आप गुरु नानक जी का पढ़ लो, मैं तो उस भूमि से आता हूं ना जहां गुरु गोविंद सिंह पैदा हुए, मैं तो बिहार का हूं। जी बिल्कुल। मैं कड़ा पहनता हूं, हर घर का बड़ा बेटा सिख हुआ था। ये इतिहास में दर्ज है। हिंदुओं ने अपने घर के बड़े बेटे को सिख धर्म दे दिया था और छोटा बेटा हिंदू रहा था। आप देखो नानक जी कितना राम के बारे में बात करते हैं, उनके प्रीचिंग्स पढ़ लो, उनके टीचिंग्स पढ़ लो, उनके पोइट्री पढ़ लो, है ना। तो पहले इसी नैरेटिव ने हिंदुओं और सिखों को अलग किया, और अब मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ खड़ा करने के बाद हिंदुओं के एग्रेसिव होने का डर दिखा के अब सिखों को उस राह पे बढ़ाया जा रहा है कि आप हिंदुओं के खिलाफ खड़े हो जाओ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अरे केस, कड़ा, कंघा, मुझे तो कोई रोक ही नहीं रहा। मैं तो इतने दिन से कड़ा पहने हुए हूँ, 1997 से पहन रहा हूँ। किसकी हिम्मत है, कोई नहीं रोक कौन रोक रहा है। इस बात का कोई मतलब ही नहीं। पटना में प्रकाश उत्सव मनाया गया गुरु गोविंद सिंह जी का, सारे हम लोगों ने, मतलब जो परिवार के छोटे भाई थे हिंदू परिवार के। 1984 में अब विज्ञापन फुल पेज अखबारों में दिए कांग्रेस पार्टी ने
और उसमें टैक्सी दिखाई, उसमें एक सिख बैठा हुआ। वो तो एक सरदार जी कह ही रहे, क्या लगातार इसमें कह रहे। बैठकर आप सुरक्षित महसूस करेंगे? ये कांग्रेस पार्टी का इलेक्शन कैंपेन था। सौरभ जी, और राम जेठमलानी ने तो बाकायदा जो है टेलीविजन चैनल पर इंटरव्यू में कहा है कि मैं घायल लोगों को लेकर गया, कोई सरकारी अस्पताल उनको एडमिट करने को या उनकी दवा दारू करने को तैयार नहीं था। खैर सर, 84 स्थिति तो सब लोगों ने देखा है, मतलब अपने अपने शहरों में देखा है, ये नहीं कि दिल्ली की बात है। हम तो अपने शहर की बात बता रहे हैं कि वहाँ क्या होता था। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि बस एक जो लेफ्टिस्ट की बात कह रहे हैं ना, उसको भी लिगेसी के तौर पर ही राहुल जी आगे बढ़ा रहे हैं सर। ये तो मोतीलाल नेहरू के जमाने से लेफ्टिस्ट हैं ये सर। लोग। लेफ्ट होना तो कोई गुनाह नहीं है हमारे नहीं, देश मैं में। ये तो गुनाह लेफ्ट की- से कहीं आगे की बातें हैं। नहीं, मतलब गुनाह की कौन बात सी नहीं। पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में इसको डालें? लेफ्ट करता क्या ये बात? कोई लेफ्ट का नेता होगा वो कह रहा है क्या आज कोई ये बात? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि लेफ्ट के सोच की बात है, क्योंकि लेफ्ट कभी राष्ट्र के बारे में नहीं सोचता, वो राष्ट्र की सीमाओं से परे जाके सोचता, वो इंटरनेशनल बाउंड्री में भी नेशन सीमित स्टेट में विश्वास ही नहीं है उसका। मैं ये कहना चाह रहा हूं, उसकी लेफ्ट मानसिकता कुछ लेफ्ट nation होना से गुनाह specific नहीं तो है। ये वहां पहुंच गए हैं क्या? बिल्कुल। अब मुझे तो दूसरा, यही लग रहा है मैं ना और एक कि चीज इसमें मतलब- ऐड करना चाहूंगा, जो सारी चीजों को जैसे इन्होंने कहा कि हिंदू और सिख की बात, देखिए एक इनको एक नैरेटिव जो है 2024 के समय पे एक नैरेटिव एक क्लिक हुआ कि एक तुष्टीकरण को तो हम रोक नहीं पाएंगे, उसको हम कंटिन्यू करते हैं कि जिससे एक वोट बैंक जो है हमारा कंसोलिडेट हो। अब फिर भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे तो क्या करें, यहाँ पे डिवीजन कैसे करें? जो रिजर्वेशन की बात है, और यही डिवीजन को मैं यहाँ पे जो सिख धर्म की बात की, इसकी जरूरत ही नहीं थी। जब देश में मालूम है कि ऐसी चीज है ही नहीं, उस चीज को बात करके मतलब क्या, वहां पे भी पॉलिटिकल मैसेज है। जो डिवीजन वहां पे अपने हिंदू में डिवाइड कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं वो हिंदू सिख डिवीजन की भी एक जो चीज है, तभी ये स्टेटमेंट हो सकता है, बाकी जरूरत नहीं है। तो किसी भी करके जो उनकी जो तुष्टीकरण वाला वोट है उसको छोड़ के कैसे उसको डिवाइड करें, जितना डिवाइड करेंगे उतना फायदा होगा। ये ओवरऑल मैं जो मानसिकता देख रहा हूं, उसमें भी उन्होंने क्या कहा, उसमें भी उनके जो एडवाइजर ने स्टेटमेंट करवा दिया कि रिजर्वेशन तो हम लोग हटाएंगे जब भी समय आएगा। तो आपकी मानसिकता क्या है? आज आप ये कह रहे हो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने ओबीसी है, कितने दलित है, और आप कह रहे हैं कि नहीं हम लोग इसको भी हटाएंगे, तो वो भी उनकी जो मुझे रियलिटी लगता है देखो आप लोग ले उड़े वो बात। नहीं, बात वो तो नहीं, उन्होंने यही नहीं, कहा था, नहीं। अभी वो समय नहीं है, जब वो सौरभ समय जी, आएगा तब। बात समय आएगा, आप समझिए, आप दो आप चीजें इसको बात कर विचार रहे तो हैं, कर रहे हैं। आपके दिमाग में तो है ना। आप ये नहीं कह सकते कि अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं हम रिजर्वेशन की फेवर में हैं, हम 50% की कैप हटा देंगे, इसका मतलब आपका नहीं, सर, सौरभ जी, दोनों में फर्क है। फिर फेयर होके बात नहीं, मैं करनी fair चाहिए। होके बात ऐसे कर रहा तो हूं। संघ प्रमुख ने भी कहा था कम से कम 200 साल। देखिए एक मिनट, उन्होंने तो नहीं कहा कि आरक्षण कभी नहीं खत्म होगा, उन्होंने कहा कम से कम 200 साल देना मेरी पड़ेगा। बात सुनिए, मैं अब ऐसे देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने क्या कहा, 10 साल 10 साल और 10 साल और बढ़ा सकते मैं हैं। कह रहा हूं कि 20 भाई रैशनल बात करें ना। राहुल गांधी ने उसमें कौन सी बड़ी बात कह दी? नहीं, राहुल आरक्षण- गांधी जो पहले बोल रहे थे Exactly। और जो ये बोले हैं, आज की उन डेट में दोनों के ये contradiction कहना, की बात आज हो वो मिस इंडिया में भी कहते हैं कि कौन से समाज के हैं, वो कहते हैं कि सरकार में कितने सेक्रेटरी हैं, हर जगह पत्रकारों पूछते से जाते हैं। पूछते रेल हैं। ट्रैक पे गए, वहां पे उन्होंने जाके पूछा, पत्रकारों को अगर पूछते हैं, तो अगर उनकी अगर ये सोच है कि एक समय पे हटाना है, तो फिर ये सोच टेम्पररी हुई ना। आप फिर उसके साथ नहीं है। जो कांग्रेस ने कभी भी, आप जानते हैं मंडल कमीशन की बात हो, तब भी उन्होंने इसका समर्थन नहीं किया। उनकी दादी ने ओपनली कहा कि नहीं मैं इसके खिलाफ हूं, इस प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप ये मुद्दा लेके क्यों आए? आपको लगा कि इससे हमको वोट मिल रहे हैं, आपकी आइडियोलॉजी का मुद्दा नहीं ये है। मैं इससे सहमत हूं। दूसरी बात, और वरना ये दिव्य ज्ञान अभी केवल 2-3 साल से नहीं, थोड़ी अभी- आया अच्छा, होता, जातिगत- पहले से होता आपके पास। सौरभ जी, जातिगत जनगणना की बात करें, देश में सबसे ज्यादा सरकारें किसकी रही? आज तक ये मुद्दा क्यों नहीं आया? क्यों अभी ये मुद्दे की बात कर रहे हैं? ठीक है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि ये चुनावी मुद्दा था, उसको भी उन्होंने वहां जाकर कांग्रेस उसका कांग्रेस गब्बर में बुला ऐसे लोग तो होंगे, सर आ रहा हूं, कांग्रेस में ऐसे लोग होंगे तो पुराने लोग होंगे जिनको लगता होगा भाई कहां ले जा रहे हैं हमको, क्या बात कर रहे हैं। वो हम लोग बैठे ना, बाहर आ गए ना। जो लोग रैशनल है, आप देखिए वहां पे बहुत क्लियर मानसिकता होगी। ये जो 2-3 लोग हैं, आप उनकी सोच की बात करेंगे, आप दुश्मन हो जाएंगे। वहां रैशनली बात नहीं कर सकते आप। क्या आप, जैसा आपने बहुत सही बोला, क्या वहां सेंसिबल लोग नहीं है सालों से, पर उनको बोलने का अधिकार नहीं। अगर बोल दिया तो उनको कहीं ना कहीं उनको अलग तरीके से देखने लग जाएंगे कि यार ये तो एंटी of पार्टी। 26 तो बना था ना। ये जो ऐसे ही लोगों का मानसिकता, था। ये जो मानसिकता है कि जहां देश की मुख्य धारा की जो विचारधारा है सौरभ जी, उसको आप नकार नहीं सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे सिखों वाली बात पर मनीष तिवारी क्या सोचते होंगे? हाँ, बिल्कुल। मनीष तिवारी इज अ नेशनलिस्ट, हाँ, बिल्कुल अरे नेशनलिस्ट उनके आदमी है। परिवार ने शहादत दी है, परिवार भाई, ने उनके शहादत दिया, पिताजी पिता ने को ये- उन्होंने हाँ, अपना। बिल्कुल। कोई भी मनीष तिवारी को क्या महसूस हो रहा होगा इस बात पर? कोई भी नेता को पूछो ना, नहीं, हम तो कहते हैं मनीष तिवारी को छोड़िए, राहुल गांधी, आखिर सिखों के साथ जो कुछ हुआ किसने किया?
ये कोई मतलब 2000 साल पुराना इतिहास थोड़े है। आज भी सभी किताबों में सभी जगह उपलब्ध है। भिंडरावाले को किसने खड़ा किया? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई विवाद नहीं है। मैंने तो पूछा था राहुल गांधी को भी लगता होगा, उन्होंने कहा नहीं, उनसे उम्मीद मत कीजिए। नहीं, मैं महीन बात तो क्यों उम्मीद मत रोहन जी कीजिए। की बात से सहमत हूं कि ये डिजाइन के तहत है, ये ऐसे ही नहीं हो गया। देन हु इज द इसका डिजाइनर? लक्ष्य डिजाइनर कौन है? The advisors are डिजाइनर कोई designer. भी हो, एडवाइजर्स आर Advisors are designer. एडवाइजर या डिजाइनर कोई भी हो, लीडर वो बोलता है जिससे Exactly. वो सहमत हो जाता है। यही डिफरेंस मैं इसमें रोहन जी से थोड़ा डिफर करता हूं। ये डिजाइनर लोकल नहीं है सर। ये डिजाइनर, ये जो आपका डिजाइनर है जिसको आप कह रहे हो कि एडवाइजर डिजाइनर है, वो एडवाइजर का दायरा आपको देश से बाहर भी ले जाना पड़ेगा। 100% में लेके ये जो भाषण वहाँ लिखने overseas- वाले नहीं हैं। मैंने क्या कहा, जो ओवरसीज कांग्रेस, मैंने उससे बात भी overseas- बाहर की बात है तो सर। ये देखिए, ये क्या एक थिंक टैंक है, जो लिबरल थिंक टैंक जो बोलते हैं ना, जो पूरे विश्व की बात करते हैं, जो मानव अधिकार की बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसमें देश पीछे छूट जाता है। यहीं पे होता है कि आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर आप जब देश की बात आती है तब आप वही बड़ी बातें आपकी देश के खिलाफ हो जाती है, तब आप चुप हो जाते हैं। मैंने हम वापस अभी- हम स्टार्टिंग लोग- में जो मैंने बांग्लादेश का एग्जांपल क्यों दिया, देखिए गाजा में हुआ, सबने ट्वीट किया, ये किया कि नहीं होना चाहिए, सबने वीडियो भी डाले, सारे नेताओं ने, एक भी स्टेटमेंट क्यों नहीं? आप कुछ तो बोल सकते हैं ना। बांग्लादेश में आप, चलो आपको लगता है वहां जो माइनॉरिटी है, तो खाली हिंदू तो नहीं है माइनॉरिटी। जब प्रधानमंत्री जी ने वहां की नई सरकार को बताया कि भाई आपको, उन्होंने पूरी माइनॉरिटी की बात की, सिर्फ हिंदू की बात नहीं है यहाँ पे, आप सबके अधिकार की, वहां सिख भी हैं, सबकी बात की उन्होंने। एक स्टेटमेंट क्यों नहीं आया? अरे और वो इंटरव्यू कौन सा राहुल गांधी का हो रहा था? सैम पित्रोदा का इंटरव्यू हो रहा था, जो पत्रकार ने सवाल पूछ Exactly. लिया था कि वो और राहुल जी केवल बोलेंगे इतना क्या ही तो कहा बांग्लादेशी कि हिंदुओं क्या पर? आप ऐसा उनसे पूछने के लिए कहेंगे या वो पूछेंगे ऐसा? ये भी नहीं कहा कि उनको Yes, पूछना चाहिए, क्यों नहीं पूछ रहे हैं? तो इस मानसिकता को देश कैसे वो स्वीकार कौन करेगा? लोग हैं सर? ये वो कौन लोग हैं जो अखबाया कि वो नहीं ये नहीं पूछना है, फिर लगभग बंधक बना ये लिया पूरी पत्रकार टीम, को? वही तो अब उन्होंने माफी किसने मांगी? उन्होंने ही पित्रोदा सैम जी ने पित्रोदा मांगी। को तो दुनिया जानती है, हाँ, और तो कौन है इनके वो तो अलावा? पूरी टीम है उनकी। ऐसे ही एक थिंक टैंक, एक टैंक का मतलब क्या था? बहुत बड़ी टैंक है, फौज होती है। ये तो खाली सामने सरगन है आपके, बहुत लोग हैं इसके पीछे, जो लोग अपनी दुकान चलाने के लिए अच्छी अच्छी बातें नेता के सामने करते हैं, उसको प्रेजेंट इस तरीके से करते हैं कि नेता लोग नहीं, ये बात सही बोल रहा है। ये समझ नहीं पाते कि ग्रास रूट की मेंटालिटी क्या है, ये समझ नहीं पाते कि कोई दूसरे देश की पक्ष का मानसिकता कोई क्या है। दूसरी साइड का व्यू, मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब बाहर से या कोई आदमी आके, कोई पार्टी में अगर कॉन्ट्ररी व्यू है कि नहीं भाई ये जो आपको बता रहे हैं ये ठीक नहीं है, इसका इससे हमको ये नुकसान हो जाएगा, नहीं देश के लिए ये ठीक नहीं है, ऐसा वो व्यू राहुल गांधी तक पहुंचता ही नहीं है, या वो नहीं, खारिज हो जाता है? वो जो उनका जो कोटरी है इतनी स्ट्रांग है, ये व्यू अगर किसी ने गलती से प्रेजेंट कर दिया, वो पार्टी में नहीं रहेगा अच्छी जगह पे। वो उसको, उसकी जो मानसिकता, ये देखा जाएगा कि ये तो एंटी पार्टी एक्टिविटी है। अगर किसी ने गलती से भी बोल दिया, जैसे इन्होंने कहा कि G23, कौन नेता थे उसमें? जो बड़े बड़े नेता, उन्होंने क्या बात की थी उस टाइम पे? उन्होंने यही कहा था, गुलाम नबी आज़ाद से लेके, यार आप जो है पार्टी को बढ़ाइए, हम साथ में खड़े। उन्होंने एंटी पार्टी बात तो नहीं की, उसको कैसे प्रोजेक्ट कर दिया गया ये तो पार्टी के खिलाफ चल रहा है? कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा। और वो उन लोगों ने किया कि जिन लोगों को लगता था कि इस समय पे हम कोटरी फॉर्म करेंगे तो लगेगा, राहुल जी को लगे ये हमारे हितैषी, पर हितैषी नहीं है, वो उनके हितैषी नहीं है। अगर हितैषी होते तो आज उनके स्टेटमेंट का ये हाल पूरे देश के सामने, विश्व में नहीं होता। वो उनके सही, अगर उनको जो नुकसान होगा, जो पूरा पार्टी को नुकसान हो रहा है, यही लोगों के कारण कि वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए पूरी पार्टी को और नेता को बर्बाद कर ऐसे रहे हैं। लोग, आखिरी चीज देखिए, जैसे उन्होंने कहा कि वेल्थ क्रिएटर की बात है, जैसे अंबानी, अडानी, आई थिंक उन्होंने तो अपने इंटरव्यू में कहा था कि मैं राजीव गांधी जी को शुक्रिया अदा करता हूं कि उनके समय में हमको इनिशियली, इनका अडानी का इंटरव्यू था। देखिए, मुद्दे पे आप उठाइए, अगर गलत किया है तो उठाइए, फिर आपके राज्य है वहां पे आप क्यों उनके साथ एमओयू कर रहे हैं? तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना। आप यहां पे बैठ के, क्योंकि आपकी लेफ्टिस्ट मानसिकता है, आप उनको रोज गालियां दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जहां पे आपके राज्य है वहां पे आप ये करें, तो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? नैरेटिव तो वहीं गलत है। देखिए, विरोधाभास जनता क्या है, विरोधाभास सहन नहीं करेगी सौरभ भाई। कोई भी मामला, अगर मैं किसी चीज को, आपने रिजर्वेशन की बात की, तो आपके मुंह से ये नहीं निकलता कि एक समय पे हम रिजर्वेशन हटाएंगे। आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो है मुस्लिम तुष्टीकरण की आप बात कर रहे हैं, हिंदुओं के ऊपर आप चुप रहेंगे तो आपका वो मुद्दा और स्ट्रांग होता जा रहा है। हिमाचल में आपने अभी देखा होगा, एक मस्जिद का इशू हुआ, इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात हुई, क्यों कोई लोग वहां पे लीडर नहीं बोला? इलीगल कंस्ट्रक्शन था, उसको तो तोड़, मुझे नहीं लगता। वहां पे मंत्री थे हिमाचल के कांग्रेस पार्टी के, उसने विधानसभा में, आपने देखा होगा उसका स्टेटमेंट था कि कहा, ओपनली कहा कि ये हाल हो रहा है, उसके ऊपर भी आप चुप तो घोषित दी थी मुसलमानों के मुद्दे पे तो बोलना ही नहीं है, चुप ही रहना है। वो उसको हटा ही दीजिए, वो सही हो गलत हो उसके ऊपर टच नहीं करना है, क्योंकि वोट बैंक अब की सर ने जो शुरुआत में कहा बाढ़ का पानी उतर गया क्या?
सर उससे भी पहले आपने कहा कि सोशल कैपिटल उनका Political capital. पॉलिटिकल कैपिटल सौरभ, मुझे नहीं लगता कोई कैपिटल गेन हुआ था उनको। कैपिटल गेन अगर हुआ होता। अच्छा आप बताओ सर, इंदिरा गांधी इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में कितनी सीट लाई थी? 154। 154 सीट आया था 77 के चुनाव में, जबकि इंदिरा गांधी वॉज राउटेड। ये कहा गया था कि इंदिरा गांधी की हार खुद हो अपना गई, चुनाव हार गई थी। खुद अपना चुनाव हार गई, तब 154 सीट आया था। तब तो कोई नहीं कहा था कि कैपिटल गेन हुआ इनका। ये तो अभी 3 बार में 99 पे पहुंचे भाई साहब, कैपिटल गेन कहां से हो गया? मैं तो ये जानना चाहता हूं। और अभी आप लोग बहुत कोटरी की बात कर रहे हैं, मुझे कोई हैरानी नहीं है सर। इन्हीं का भाषण लिखने वाले एक बड़े फैंसी हिस्टोरियन है रामचंद्र गुहा। उन्होंने कहा कि चमचा संस्कृति तो कांग्रेस का हिस्सा है। चाहे आप संजय गांधी की कोटरी याद कर लो, राजीव जी की कोटरी याद कर लो, सोनिया जी की कोटरी याद कर लो, इंदिरा जी की कोटरी याद कर लो, नेहरू जी की कोटरी याद कर लो, राजा दिनेश सिंह जी से लेके अरुण सिंह से लेके अरुण नेहरू तक कोटरियों की बड़ी लंबी फौज है भाई। तो इनका कोटरी हो गया तो आप लोग को मैंने क्या आपके तकलीफ हो साथ रही ही है भाई? प्रोग्राम में कहा था कि जो इनकी भी तो कोटरी है, कोटरी होगी ना, ये भी तो भाई देश के प्रधानमंत्री बिल्कुल, बनने जा बिल्कुल। रहे हैं। आपने तो कोटरी पे देखिए, संदेह आपने मत मुझे करिए। एक सवाल लास्ट टाइम पूछा था कि यार रोहन जी 99 आने पर भी ये लोग बोलते हैं, यही कोटरी ने कन्विंस किया कि 99 पे हम जीते हुए हैं। 10 साल के बाद में 99 आ रही पर कोटरी ने डाल दिया नहीं साहब ये आपके कैंपेन की जीत है, तो वो चल रहा है जीत सर, है। तो यही क्योंकि अगर वो लोग ये नहीं कहते तो उनकी दुकान बंद हो जाती। आज वो लोग दुकान 2024 के पहले ये जो कोटरी चला रही थी, अगर ये उनके दिमाग में, लीडर के दिमाग में ये नहीं डालते कि 99 सक्सेस है, तो आज उनको निकाल दिया जाता। पांचवा सक्सेस तो है भी। देखिए अब सर कैसे वो कैसे बड़ा बोलेंगे? वो होता ना कि 3 दौड़े और हम थर्ड आए। सौरभ जी सिंपल है। आप स्कूल में आप हम लोग 99 बड़े- को 10 साल के बाद में कैसे, मुझे रोहन एक जी तो देखिए, चीज बताइए ये आप। डिबेट अब सेटल हो गया, आपको 240 पर रोक दिया ना। देखिए आज 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद में अगर मैं मेरा 400 का टारगेट रखता हूं और 240 फिर भी, पे रोक दिया, और सरकार बन गई ना। सरकार है ना 240, आज कितने साल पहले कांग्रेस की आई थी 3 बताइए ना। अटेम्प्ट में फेल हो गए, आप अगली दो क्लास में नहीं गए। मुझे एक चीज बताइए, और कांग्रेस अगला की जो दो ग्रेस मार्क सरकार लेके ही 84 के आगे बाद चला नहीं गया। आया। कब आई है? 84 के बाद में नहीं है। 40 साल तक आई नहीं है, फिर आप बोलते हैं कि वो जीते हैं तो ठीक है, मॉरल विक्ट्री मुबारक हो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, चलता रहेगा। ये चीज समझने की गुजरात में जरूरत भी है। मॉरल विक्ट्री हुई बिल्कुल, और मॉरल विक्ट्री बाद में फिर खत्म हो गया मामला। अब तो देखें, ये आप लोग तय करें कि राहुल गांधी ने कुछ कमाई की थी, ये तो नहीं मान रहे कुछ कमाया था उन्होंने। तो ये- अब जो कमाया था वो है पल्ले या वो गंवा दिया, सवाल इस बात का है। बहुत शुक्रिया रोहन जी प्रोग्राम में आने के लिए आपका, प्रदीप जी बहुत शुक्रिया आपका, आनंद जी बहुत धन्यवाद आपका। फिर होती मुलाकात आपसे कल आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में शाम 6 बजे। आज बस इतना ही।